गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विज्ञान में हमारा अध्याय नंबर 16 चल रहा है। अब आज हम आगे बढ़ेंगे, सभी के लिए जल की बात करेंगे। सभी के लिए जल यानी पानी। तो धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जल है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारा जानते हैं। और आज हमारा सवाल नंबर 11। भारत में जल के स्थानिक स्रोतों पर, जैसे कि नदी, तालाब, ऐसे स्थानिक स्रोतों पर, नदी और तालाब ऐसे स्थानिक स्रोतों पर स्थानिक निवासियों द्वारा प्रबंधन क्यों समाप्त हो गया? तो देखते हैं। भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है और प्रकृति में मानसून के अभिदान के बाद भी क्षेत्रों के वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में काफ़ी कमी आई है। फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग, उद्योगों से प्रवाहित प्रदूषक एवं नगरों के कूड़े कचरे ने जल को प्रदूषित करके उसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। बांध, जलाशय एवं नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता है। पहले इन तकनीकों का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा की गई दखल थी तथा स्थानीय निवासी उनका प्रबंधन कृषि एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे, जिससे जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके। इस भंडारित जल का नियंत्रण सभी भली प्रकार से किया जाता था। स्थानीय निवासियों के द्वारा इस भंडारित जल का उपयोग किया जाता था। जल की उपलब्धता और दशकों एवं सदियों के अनुभव के आधार पर इष्टतम फसल प्रतिरूप अपनाए जाते थे। सिंचाई के इन संसाधनों का प्रबंधन भी स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने भारत आकर अन्य बातों के साथ साथ इसी पद्धति को भी बदल दिया। बड़ी बड़ी परियोजनाओं जैसे कि विशाल बांध तथा दूर तक जाने वाली बड़ी बड़ी नहरों की सर्वप्रथम संकल्पना करके उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य भी अंग्रेजों द्वारा ही किया गया, जिससे हमारे स्वतंत्र होने पर हमारी सरकार ने भी पूरे जोश के साथ अपनाया। इन विशाल परियोजनाओं से सिंचाई के स्थानीय तरीके उपेक्षित होते गए तथा सरकार धीरे धीरे इनका प्रबंधन एवं प्रशासन अपने हाथ में लेती चली गई, जिससे जल के स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण समाप्त हो गया। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 के बाद सवाल नंबर 12, बांध बनाने के लाभ और हानि। हमारा सवाल नंबर 12 है, बांध बनाने के लाभ और हानि देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास बांध बनाने के लाभ और हानि। तो बड़े बड़े बांध जो हैं उसमें जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा लाभ है। इसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं, विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद इससे बांध से निकलने वाली नहरें जल की बड़ी मात्रा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाती हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है। परंतु जल के खराब प्रबंधन के कारण मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने के कारण जल प्रबंधन के लाभ से बहुत से लोग वंचित रह गए हैं। ये उसकी हानियाँ हैं। दूसरा कि जल का समान वितरण नहीं है, अतः जल स्रोत के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना एवं धान
जैसी अधिक जल खपत वाली फसल उगा लेते हैं निकट रहने वाले व्यक्ति, जबकि दूर के लोगों को जल मिल नहीं पाता। उन व्यक्तियों की व्यथा और भी बढ़ जाती है तथा असंतोष रहता है, जबकि उन व्यक्तियों को जिन्हें बांध एवं नहर बनाते समय विस्थापित किया गया था, उस समय किए गए वायदे भी पूरे नहीं किए गए। ये उसकी कुछ हानियाँ थी। आगे चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। बड़े बड़े बांध बनाने के विरोध में मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? बांध बनाने के विरोध में 3 समस्याएं हैं हमारे पास। पहली समस्या सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं। बड़े बड़े बांध जब बनाए जाते हैं तो किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। दूसरी समस्या है कि इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उसके अनुपात में लाभ जो है वो अपेक्षित नहीं है। तीसरी समस्या है पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि इससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। ये 3 मुख्य रूप से समस्याएं हैं बड़े बड़े बांध बनाने के विरोध में। आगे चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। जल प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य, जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास। मुख्य उद्देश्य में देखते हैं तो जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीयक संसाधन पौधे और जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना चाहिए जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा न हो। जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है, वरना सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है तथा निचले बांध एवं जलाशयों का सेवा काल भी बढ़ाता है। अनेक संगठन प्राचीन कालीन जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में लगे हैं, जो बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं का विकल्प बन सकते हैं। तो ये बात हो गई जल संभर प्रबंधन की। आगे चलते हैं 15 नंबर का सवाल। जल संग्रहण के लिए स्थानिक समुदायों ने कौन कौन से तरीकों का विकास किया? तो स्थानिक समुदाय ने कौन कौन से तरीकों का विकास किया देखते हैं। जल संग्रह संरक्षण जैसे सैकड़ों तरीकों को विकसित किया है, जिनके द्वारा धरती पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके तथा छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना, मिट्टी के छोटे बांध बांधना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्रहक बनाना तथा घर की छतों से जल एकत्र करना। इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है और नदी भी पुनः जीवित हो जाती हैं। तो ये बहुत सारे तरीके थे जल संग्रहण के लिए स्थानिक समुदायों के तरीके। आगे चलते हैं, और भी हैं। और तरीके देखते हैं। राजस्थान में खादीन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र से बंधारस एवं ताल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बंदिश, बिहार में आहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में भी, जम्मू में, तमिलनाडु में, केरल में, इन सभी जगहों पर प्राचीन जल संग्रहण तथा जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में हैं। जल संग्रहण तकनीक स्थानीय होती है तथा इसका लाभ भी स्थानीय होता है। स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने से इन संसाधनों के अकुशल प्रबंधन एवं अति दोहन कम होते हैं अथवा पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। बड़े भूभाग में जल संग्रहण स्थल मुख्य रूप से अर्ध चंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान
वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियाँ प्राकृतिक जल भाग पर बनाए गए चेक डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं। इन छोटे बांधों के अवरोध के कारण इनके पीछे मॉनसून का जल तालाबों में भर जाता है। केवल बड़े जलाशयों में जल पूरे वर्ष रहता है। छोटे जलाशयों में यह जल 6 महीने या उससे भी कम समय तक रहता है। इसके बाद यह सूख जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं है, परंतु जल भौम स्तर में सुधार करना है। जल के भौम जल के रूप में संरक्षण के कई लाभ हैं। भौम जल से अनेक लाभ हैं। यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं, परंतु यह आसपास में फैल जाता है। बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इससे मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती। भौम जल मानव एवं जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों और तालाबों में गहरे पानी के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। यहाँ तक हमारे पास जल संग्रहण का बहुत बड़ा सवाल था। जल संग्रहण के लिए स्थानिक समुदायों ने कौन कौन से तरीकों का विकास किया, बहुत सारे 3 पैराग्राफ में ये तरीके हैं। आगे चलते हैं, हम नया सवाल लेते हैं। हमारे पास नया सवाल है यहाँ पर 16 नंबर का सवाल है। कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए, किस लिए? कोयला और पेट्रोलियम का तो देखते हैं। पेट्रोलियम जो है और कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त हुआ है। चाहे हम जितनी भी सावधानी से इनका उपयोग करें, फिर भी यह स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएगी। अतः तब हमें ऊर्जा के विकल्पी स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता होगी। यह संसाधन यदि वर्तमान दर से प्रयोग में आते रहें तो ये कितने समय तक उपलब्ध रहेंगे, इसके बारे में भी बताया गया है। अगले 40 वर्षों में पेट्रोलियम जो है वह 40 वर्षों में और कोयला अगले 200 वर्षों तक उपलब्ध रह सकता है। परंतु जब हम कोयले और पेट्रोलियम की खपत के बारे में विचार करते हैं तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विषय में भी विचार का एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं, जिसमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड भी बनते हैं। अपर्याप्त वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। इन उत्पादों में से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राचीन ग्रीन हाउस गैस है। कोयला और पेट्रोलियम पर विचार करने का एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि ये कार्बन के विशाल भंडार हैं। इनके संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, जिससे तीव्र वैश्विक उष्मण होने की संभावना, यानी पूरी पृथ्वी गर्म हो सकती है। अतः इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। 17 नंबर का सवाल है, किन विकल्पों से हमारे ऊर्जा की खपत में अंतर पड़ सकता है? ये हमारा आखिरी सवाल है आज का। ऊर्जा की खपत के बारे में देखते हैं। कुछ सरल विकल्पों से हमारी ऊर्जा की खपत में अंतर पड़ सकता है। कुछ 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग बस में यात्रा करें, अपना वाहन प्रयोग में लाना अथवा पैदल साइकिल से चलना, अपने घरों में बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करना, लिफ्ट का प्रयोग करना अथवा सीढ़ियों का उपयोग करना, सर्दी में अतिरिक्त स्वेटर पहनना या हीटर या सगड़ी का प्रयोग करना। कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीनों की दक्षता पर भी निर्भर करता है।
यातायात के साधनों में मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का उपयोग होता है। आजकल ईंधन का पूर्ण दहन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है जिससे कि इनकी दक्षता भी बढ़े और वायु प्रदूषण को भी हम कम कर सकें? तो कुछ विकल्प ऐसे हैं यहाँ पर हमारे पास जिससे हमें ऊर्जा की खपत में अंतर बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पाठ ख़त्म होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए पाठ में।